मैं अपनी 5 बेटियों के साथ रात के अंधेरे में सड़क किनारे भीख मांग रही थी। कभी मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरा पति महेश एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था और मैं पूरे मन से अपना घर संभालती थी। भगवान ने मुझे एक के बाद एक 5 बेटियां दी, लेकिन मेरे पति और ससुराल वालों को बेटे की चाह थी। हर बेटी के जन्म के साथ मेरे हिस्से के ताने बढ़ते गए। मुझे मनहूस कहा जाने लगा। कहा जाता कि मैं इस घर का वंश खत्म करने आई हूँ। मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन मेरी उम्मीद उस दिन टूट गई जब महेश ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर धक्का देते हुए कहा, मैं 5 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। जहाँ जाना है चली जा, लेकिन अब इस घर में तेरे और तेरी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। उस सर्द रात में अपनी 5 मासूम बेटियों को लेकर सड़क पर आ गई। कई दिन तक लोगों के घरों में काम ढूंढती रही, लेकिन 5 बच्चों के साथ कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था। आखिर भूख से तड़पती बेटियों को देखकर मुझे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उस दिन भी मैं सड़क किनारे बैठी थी कि तभी एक चमचमाती सफ़ेद कार मेरे सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक खूबसूरत अमीर और रौबदार औरत बाहर उतरी। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल वो तेजी से मेरी तरफ आई और हैरानी से बोली, सुनीता, क्या सचमुच तुम हो? मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी आंखें भी फैल गई। रश्मि, वो मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली थी। हम दोनों ने साथ स्कूल की पढ़ाई की थी। फिर उसकी शादी एक बड़े कारोबारी राजेश से हो गई और वो विदेश चली गई। उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। आज इतने सालों बाद वो मुझे इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझे गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। मैंने बताया कि बेटा ना होने की वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपनी बेटियों के साथ भीख मांगकर गुजारा कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर रश्मि का दिल भर आया। उसने बिना एक पल गवाए कहा, आज से तुम सड़क पर नहीं रहोगी, तुम और तुम्हारी बेटियां मेरे साथ चलोगी। मैंने लाख मना किया कि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। कुछ ही देर बाद हम उसके विशाल बंगले के सामने खड़े थे। इतना बड़ा और शानदार घर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बाहर 3 महंगी गाड़ियां खड़ी थी, अंदर कई नौकर चाकर थे और पूरा बंगला किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मेरी बेटियां पहली बार इतना बड़ा घर देखकर खुशी से उछल पड़ी। रश्मि ने हमारे रहने के लिए ऊपर का एक बड़ा और हवादार कमरा तैयार करवाया। उस रात कई महीनों बाद मेरी बेटियां भरपेट खाना खाकर चैन से सोई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने मेरी मदद के लिए मेरी बचपन की सहेली को भेज दिया। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और रसोई में जाकर चाय बना दी। जब रश्मि उठी तो मैंने झिझकते हुए कहा, रश्मि, मैं तुम्हारे घर पर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खाना बना दूंगी, घर संभाल लूंगी, झाड़ू पोछा और बर्तन सब कर दूंगी। रश्मि ने हल्का सा नाराज होकर कहा, सुनीता, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात कही। तुम मेरी पहली सहेली हो, नौकरानी नहीं। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो बस घर का ध्यान रख लिया करो। मैं अक्सर काम से बाहर रहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है जो घर और नौकरों पर नज़र रख सके। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला कि मैं भी किसी काम आ सकूं। उसी दिन उसने मेरी 4 बड़ी बेटियों का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। नई यूनिफॉर्म, नई किताबें, नए बैग, सब कुछ एक ही दिन में आ गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। जिस पिता ने अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने से इनकार कर दिया था, वही काम मेरी सहेली ने बिना किसी एहसान का एहसास दिलाए कर दिया। धीरे धीरे हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को मैं भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ रही थी, उसी घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक राज छिपा था जो बहुत जल्द मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मैं पूरे मन से घर का काम संभालती और मेरी बेटियां रोज स्कूल जाने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी हों। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने रश्मि के व्यवहार में एक अजीब बदलाव महसूस किया। हर शाम ठीक 7 बजे वो अपने कमरे में चली जाती
और करीब 1 घंटे बाद जब बाहर निकलती तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। महंगी साड़ियाँ, कीमती गहने, चेहरे पर गहरा मेकअप और तेज परफ्यूम की खुशबू। वो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह तैयार होकर अपनी कार में बैठती और बिना कुछ बताए घर से निकल जाती। पहले मुझे लगा शायद किसी बिजनेस मीटिंग या पार्टी में जाती होगी, लेकिन जब ये सिलसिला रोज होने लगा तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। एक रात मेरी बड़ी बेटी पूजा ने धीरे से मुझसे पूछा, माँ, रश्मि आंटी रोज रात को कहाँ जाती है? उनके पति तो विदेश में रहते हैं, फिर वो किससे मिलने जाती है? मैंने तुरंत उसे समझाया, बेटा, जिसने हमें सहारा दिया है उसके निजी जीवन में दखल देना ठीक नहीं, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। पूजा तो चुप हो गई, लेकिन उसके सवाल ने मेरे मन में भी बेचैनी भर दी। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर रश्मि से पूछ ही लिया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? वो मुस्कुराकर बोली, अरे तुम कब से इजाज़त लेने लगी? मैंने धीरे से कहा, तुम रोज रात को इतनी सज धज कर कहाँ जाती हो? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल तक वो मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मेरी कुछ पुरानी सहेलियाँ इसी शहर में रहती है, रात को हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं, बस इतनी सी बात है। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे सच नहीं बोल रही, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। उस रात भी वो हमेशा की तरह घर से चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था। रात के 12 बज गए, फिर 1 बजा, फिर 2 बज गए, लेकिन रश्मि वापस नहीं लौटी। मुझे उसकी चिंता होने लगी, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। मैं बार बार मुख्य दरवाजे तक जाकर बाहर झांकती, लेकिन सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह करीब 5 बजे अचानक कार के तेज ब्रेक लगाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर पहुंची। रश्मि कार से उतरी, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी अस्त व्यस्त थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी रही हो। मैं उसे सहारा देने आगे बढ़ी, लेकिन उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत देर तक उसी बंद दरवाजे को देखती रही। अब मेरे मन का शक यकीन में बदलने लगा था। रश्मि कोई बहुत बड़ा राज मुझसे छिपा रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये राज बहुत जल्द मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी को ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे रश्मि अपने कमरे से ऐसे बाहर निकली जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। उसने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, सुनीता, जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, आज सर में थोड़ा दर्द है। मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। रात भर जिस हालत में वो घर लौटी थी उसे देखकर तो लग रहा था कि कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी, लेकिन आज वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। मैंने चाय बनाकर उसके सामने रखी और धीरे से पूछा, रश्मि, सच बताओ, क्या बात है? रात तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, मैं सारी रात तुम्हारी चिंता करती रही। उसने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे कुछ नहीं, बस माइग्रेन का अटैक था, अब सब ठीक है। उसके जवाब से साफ लग रहा था कि वो फिर झूठ बोल रही है। मैंने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दोपहर होते ही वो फिर बाजार चली गई और शाम को ढेर सारे महंगे कपड़े, गहने और मेकअप का सामान लेकर लौटी। रात होते होते वो फिर उसी तरह सज धज कर घर से निकल गई। अब ये सब देखकर मेरा मन घबराने लगा था। मुझे लगने लगा कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई देता है। उसी रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। रश्मि घर से जा चुकी थी। मेरी 5 बेटियां अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं भगवान का नाम लेते हुए पूजा की माला जप रही थी। तभी ड्राइंग रूम में रखा लैंडलाइन फ़ोन अचानक बज उठा। रात के लगभग 12 बजे किसी का फ़ोन आना मुझे अजीब लगा। मैंने घबराते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और गुस्से से भरी आवाज़ आई, रश्मि कहाँ है? मैं घबरा गई। मैंने धीरे से कहा, जी वो घर पर नहीं है। सामने वाले ने तुरंत पूछा, तुम कौन बोल रही हो? मैंने जवाब दिया, मैं उनकी बचपन की सहेली सुनीता हूँ। कुछ पल के लिए उधर सन्नाटा छा गया। फिर वो आदमी बोला, मैं राजेश बोल रहा हूँ, रश्मि का पति। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश ने गुस्से में कहा, रात के 12 बजे मेरी पत्नी घर पर नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद है। मुझे सच सच बताओ, वो कहाँ गई है?
मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी। अगर मैंने सच बता दिया कि रश्मि रोज रात को सज धज कर कहीं जाती है तो न जाने क्या हो जाएगा। उसने मुझे और मेरी बेटियों को सहारा दिया था। मैं उसका घर उजड़ते नहीं देखना चाहती थी। घबराहट में मैंने झूठ बोल दिया। जी, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तेज सिर दर्द था, इसलिए डॉक्टर के पास गई हैं। जल्दी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। फिर राजेश ने ठंडे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में कहा, जैसे ही वो घर लौटे उससे कहना कि मुझे तुरंत फ़ोन करे, और हाँ, उसे ये भी बता देना कि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना वो समझती है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रिसीवर मेरे हाथ में ही रह गया। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि रश्मि सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि अपने पति से भी कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस झूठ को बचाने के लिए मैंने अभी अभी एक और झूठ बोला है, वही झूठ कुछ दिनों बाद मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। उस रात में बिल्कुल नहीं सोई। बार बार घड़ी की तरफ देखती और भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब कुछ ठीक रहे। सुबह करीब 5 बजे बंगले के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। मैं तुरंत मुख्य दरवाज़ा खोलने पहुंची। रश्मि जैसे ही अंदर आई उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे जागता देखकर वो चौंक गई। उसने घबरा कर पूछा, सुनीता, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रात को राजेश जी का फोन आया था। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथ से पर्स लगभग गिर ही गया। वो तेजी से मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या राजेश का फोन आया था? उन्होंने क्या पूछा? तुमने क्या कहा? कहीं तुमने उन्हें सब कुछ तो नहीं बता दिया? उसकी घबराहट देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो किसी बहुत बड़े डर में जी रही है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत। मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम डॉक्टर के पास गई हो। मेरी बात सुनते ही उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया सुनीता, अगर तुम सच बता देती तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती आज। मैंने पहली बार उससे सख्त लहजे में कहा, लेकिन कब तक तुम अपने पति से झूठ बोलती रहोगी? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम उनसे छिपा रही हो? रश्मि कुछ पल चुप रही। फिर उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जानना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बस इतना याद रखो कि जब भी राजेश का फोन आए और मैं घर पर ना रहूं तो कोई ना कोई बहाना बना देना। कहना कि मैं सो रही हूं, मंदिर गई हूं या तबीयत खराब है। बस उन्हें कभी सच मत बताना। उसकी बातें सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं थी, लेकिन उसने मुझे और मेरी बेटियों को सहारा दिया था। यही सोचकर मैं चुप रह गई। उस दिन के बाद कई हफ्ते बीत गए। रश्मि का वही सिलसिला चलता रहा। दिन में वो सामान्य रहती और रात होते ही महंगे कपड़े पहनकर घर से निकल जाती। मैं अब उसके बारे में सोचना भी छोड़ चुकी थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता थी। लेकिन भगवान शायद मुझे किसी बहुत बड़े सच से रूबरू कराने वाले थे। एक रात लगभग 3:30 बजे अचानक बंगले के बाहर किसी गाड़ी के तेज ब्रेक लगने की आवाज़ आई। उसके तुरंत बाद मुख्य दरवाज़ा इतनी जोर से खुला कि मैं घबरा गई। मैंने बाहर आकर देखा तो रश्मि बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सांस तेज चल रही थी और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो लगभग भागती हुई मेरे पास आई और घबरा कर बोली, सुनीता, जल्दी करो, अपनी बड़ी बेटी पूजा को अभी इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। जल्दी, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आधी रात को उसे मेरी 14 साल की बेटी से आखिर क्या काम पड़ गया था। मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में रश्मि जो बात बताने वाली है उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। मैंने घबरा कर पूछा, रश्मि, आखिर बात क्या है? आधी रात को पूजा को क्यों बुला रही हो? रश्मि ने बेचैनी में अपने सिर पर हाथ मारा और लगभग चीखते हुए बोली, सुनीता, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जल्दी से पूजा को जगा दो। अगर 5 मिनट और निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं अपनी बेटी को कमरे से बाहर नहीं आने दूंगी। मेरी बात सुनते ही रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनीता, मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में जगह दी, तुम्हारी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया,
तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम किया। आज पहली बार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मेरी जान भी मांगोगी तो दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी से जुड़ी कोई बात है तो पहले सच बताओ। रश्मि की सांसें तेज हो चुकी थी। वो घबरा कर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए पूछा, क्या वो आदमी बच गया? रश्मि ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नहीं, उसकी वही मौत हो गई। ये सुनते ही मेरे मुंह से निकला, हे भगवान। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं सदमे में उसे देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा खून जम गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। उन्हें कार का नंबर मिल चुका होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम्हें पूजा को पुलिस के सामने पेश करना ही होगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कह रही है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने जल्दी जल्दी कहा, पुलिस से कह देना कि गाड़ी पूजा चला रही थी। वो नाबालिग है, उसे ज़्यादा सजा नहीं होगी। बाकी सब मैं संभाल लूँगी, वकील कर दूंगी, पैसे खर्च कर दूंगी, केस दब जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और चीख कर बोली, रश्मि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी गलती की सजा मेरी मासूम बेटी को दिलवाना चाहती हो? रश्मि भी अब अपना आपा खो चुकी थी। वो बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त अपनी 5 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझ रही थी, वही एक दिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आएगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, रश्मि, अगर किसी को जेल भेजना ही है तो मुझे भेज दो। पुलिस से कह देना कि गाड़ी मैं चला रही थी, मैं सजा काट लूंगी। लेकिन मेरी 14 साल की बेटी ने तो आज तक साइकिल तक ठीक से नहीं चलाई, कार कैसे चलाएगी? मेरी बात सुनकर रश्मि गुस्से से बोली, पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन पूजा की बात मान लेगी, इसलिए वही मेरे काम आएगी। तभी हमारी तेज आवाजें सुनकर पूजा नींद से जाग गई। वो आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आई और घबरा कर बोली, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? रश्मि तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पूजा, तुम्हें बस पुलिस से इतना कहना है कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ था, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पूजा डर के मारे कांपने लगी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, माँ, मैंने तो कभी कार को हाथ भी नहीं लगाया, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी की कांपती हुई आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसी पल तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर रश्मि के गुनाह की बलि नहीं बनने दूंगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगले ही पल दरवाजे के बाहर जो होने वाला था वो हम सब की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अभी मैंने पूजा को अपने पीछे छिपाया ही था कि तभी बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंज उठी। देखते ही देखते पूरे बंगले का माहौल बदल गया। रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोली, सुनीता, अभी भी वक्त है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे मुझे फिर से सड़क पर आना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे गुनाहों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तभी मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रश्मि ने खुद को संभालने की कोशिश की, चेहरे पर बनावटी मासूमियत लाई और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही कहा, रश्मि जी, आपकी कार से हुए सड़क हादसे के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रश्मि ने कांपती उंगली मेरी बेटी पूजा की तरफ उठाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। इसे कार चलाने का बहुत शौक था। मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से चाबी लेकर कार निकाल ली और उसी से ये हादसा हो गया। मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ कि सच बोल दे, लेकिन ये डर के मारे कुछ नहीं बता रही। उसकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। उसने बिना एक पल सोचे मेरी मासूम बेटी को अपराधी बना दिया था। पूजा डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं तुरंत इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, सर, मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है, इसे कार चलाना तक नहीं आती। ये औरत झूठ बोल रही है, हादसा इसी ने किया है। आप चाहें तो इसका मेडिकल करवा लें।
ये नशे में थी और अब अपना गुनाह मेरी बेटी के सर मढ़ना चाहती है। मेरी बात सुनते ही रश्मि बौखला गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रही है ये औरत। मैंने इसे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी और आज यही मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। इंस्पेक्टर कभी मेरी तरफ देखता, कभी रश्मि की तरफ। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और पूजा की तरफ जाने लगा। मेरी बेटी डर के मारे मेरे पीछे छिप गई। मैंने दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने पीछे कर लिया और रोते हुए कहा, सर मेरी बच्ची पर रहम कीजिए, ये बेगुनाह है। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए सच जो भी होगा जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें कार्रवाई करनी होगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा ही था कि तभी बंगले के बाहर एक काली SUV आकर रुकी। अगले ही पल एक रौबदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, रुक जाइए, इस बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम सब ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक लंबा, गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खड़ा था। उसे देखते ही रश्मि के चेहरे का रंग एक बार फिर उड़ गया। उसके मुंह से घबराकर सिर्फ एक ही शब्द निकला, राजेश आप। राजेश को अचानक अपने सामने देखकर रश्मि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके होंठ कांपने लगे और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह हकलाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? राजेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया और गंभीर आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्या हो रहा है? इस बच्ची को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? इंस्पेक्टर ने सम्मान से जवाब दिया, सर आपकी कार से एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक फल बेचने वाले की मौत हो गई। आपकी पत्नी का कहना है कि हादसे के समय कार ये लड़की चला रही थी। राजेश ने धीरे से पूजा की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने रश्मि की तरफ देखा और शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में पूछा, क्या सचमुच यही लड़की कार चला रही थी? रश्मि ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, हाँ यही लड़की गाड़ी लेकर निकली थी, मैं तो घर पर ही थी। तभी इंस्पेक्टर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर अगर सिर्फ बयान पर भरोसा करना होता तो हम यहाँ आने की जरूरत ही नहीं समझते। आजकल हर सड़क पर कैमरे लगे हैं। हादसे वाली जगह के सामने भी एक दुकान का CCTV कैमरा लगा हुआ था। हमने उसकी पूरी फुटेज निकाल ली है। ये सुनते ही रश्मि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने अपना टैबलेट निकाला और वीडियो चलाकर सबके सामने कर दिया। वीडियो बिल्कुल साफ था। रात के अंधेरे में रश्मि की कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। अगले ही पल उसने सड़क किनारे फल बेचने वाले की रेहड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बेचारा वहीं गिर पड़ा। कार कुछ दूर जाकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और उसमें से खुद रश्मि लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। वो साफ दिखाई दे रही थी कि उसने शराब पी रखी थी। तभी कार की दूसरी तरफ से एक युवक भी बाहर निकला। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और अगले ही पल रश्मि को वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग गया। पूरा वीडियो देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। राजेश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे रश्मि की तरफ कदम बढ़ाए और टैबलेट में रुकी हुई तस्वीर दिखाते हुए पूछा, अब सच बताओ ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ आधी रात को मेरी कार में क्या कर रहा था? रश्मि के होंठ सूख चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसे समझ आ चुका था कि अब उसका हर झूठ बेनकाब हो चुका है। लेकिन जो सच अब सामने आने वाला था उसे सुनकर सिर्फ राजेश ही नहीं बल्कि मैं भी दंग रह जाने वाली थी। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सबकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। रश्मि फर्श पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। राजेश की आंखों में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर सख्त आवाज में पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये लड़का कौन है? रश्मि ने कांपते हुए अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, इसका नाम विक्रम है। राजेश ने भौहें सिकोड़ ली। विक्रम कौन? रश्मि ने सर झुकाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे लेकिन उसके पास ना नौकरी थी और ना पैसा। तभी उसने मुझे सलाह दी कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लूं। उसने कहा था कि कुछ साल बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जिस औरत को मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी उसने अपने पति से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त थी। मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं? रश्मि रोते हुए बोली, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारी दौलत के लिए शादी की थी। मैं रोज रात को विक्रम से मिलने जाती थी। तुम्हारे पैसों से हम दोनों मौज करते थे।
उसने मुझसे वादा किया था कि सही समय आने पर मैं तुमसे तलाक लेकर उसी से शादी कर लूंगी। राजेश ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, और जिस आदमी के लिए तुमने अपना घर, अपना सम्मान और अपना चरित्र दांव पर लगा दिया, वही आदमी हादसा होते ही तुम्हें सड़क पर अकेला छोड़कर भाग गया। यही है उसका प्यार। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजेश, मैं उसकी बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। राजेश ने गुस्से में कहा, गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में हो जाए। तुमने तो हर दिन मुझे धोखा दिया है। इतना ही नहीं, आज अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुमने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अगर सीसीटीवी फुटेज ना मिलती तो ये बेगुनाह लड़की जेल चली जाती। ये सुनकर मेरी बेटी पूजा डर के मारे मेरे सीने से लिपट गई। मैं भी रो पड़ी। इंस्पेक्टर अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, रश्मि जी, आपके खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने, सबूत छिपाने और एक निर्दोष नाबालिग पर झूठा आरोप लगाने के पर्याप्त सबूत मौजूद है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। इतना कहकर उसने हथकड़ी निकाल ली। हथकड़ी देखते ही रश्मि बुरी तरह घबरा गई। वो दौड़कर राजेश के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, राजेश, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जा पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन इस बार राजेश के चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं था। उसने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए और ठंडी आवाज में कहा, आज तुमने एक मासूम बच्ची को अपने गुनाह की सजा दिलाने की कोशिश की, इसलिए तुमने मेरे दिल में बची हुई आखिरी इज्जत भी खो दी। अब तुम्हारे लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं बची। ये सुनते ही रश्मि का रोना और तेज हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल राजेश ऐसा फैसला सुनाने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ देगा। रश्मि राजेश के पैरों में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजेश का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने बिना उसकी तरफ देखे शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रश्मि, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, इंसानियत को भी शर्मसार किया है। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। राजेश, मुझे एक मौका दे दो, मैं सचमुच बदल जाऊंगी। राजेश ने उसकी बात अनसुनी करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, कानून अपना काम करे, मैं किसी भी तरह की सिफारिश नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर रश्मि के हाथों में हथकड़ी डाल दी। हथकड़ी की आवाज सुनते ही उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जाते जाते वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, सुनीता, मुझे माफ कर देना। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जिस सहेली को मैं कभी अपनी बहन मानती थी, उसी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। पुलिस रश्मि को लेकर बाहर चली गई। कुछ ही देर में गाड़ियों की आवाज़ दूर होती चली गई और पूरे बंगले में सन्नाटा छा गया। मेरी पांचों बेटियां डरी हुई मेरे पास खड़ी थी। मेरे मन में एक नया डर पैदा हो चुका था। मैंने सोचा, अब रश्मि तो चली गई, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी अब हमारा नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हिम्मत करके राजेश के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, साहब, हमें माफ़ कर दें, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ देते हैं। बस एक रात की मोहलत दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। राजेश कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने मेरी पांचों बेटियों की तरफ देखा, जो सहमी हुई एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन दिखाई दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने आगे कहा, मैं इस घर में साल में सिर्फ 1-2 बार आता हूँ, बाकी समय विदेश में रहता हूँ। अगर ये बंगला खाली रहा तो लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ईमानदार हो। तुम चाहती तो अपनी बेटी को बचाने के बजाय लालच में आ जाती, लेकिन तुमने सच का साथ दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। राजेश ने आगे कहा, आज से तुम इस घर की देखभाल करोगी। इस घर को अपना घर समझकर रहो। तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई, रहने, खाने और बाकी सभी खर्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी। बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम इस घर की ईमानदारी से देखभाल करती रहो। मैं भावुक होकर उसके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उसने तुरंत मुझे रोक लिया। नहीं सुनीता, किसी इंसान के सामने नहीं। अगर शुक्रिया करना है तो भगवान का करो। उसी ने मुझे सही समय पर यहाँ भेजा, वरना आज एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो उससे कहीं बेहतर दूसरा रास्ता खोल देता है।
लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में राजेश मेरी बेटियों के लिए ऐसा फैसला करेगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय किसी बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ता गया। मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस घर को अपना समझकर संभाला। राजेश हर 6 महीने में विदेश से आता और हर बार मेरी बेटियों के लिए कपड़े, किताबें और जरूरत का सामान लेकर आता। कुछ समय बाद वो अपनी दूसरी पत्नी सविता जी को भी साथ लाने लगा। सविता जी बेहद सरल, संस्कारी और दयालु महिला थी। उन्होंने कभी हमें पराया नहीं समझा। वो मेरी बेटियों को अपनी बेटियों जैसा स्नेह देती और मुझे छोटी बहन का सम्मान देती। धीरे धीरे मेरी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। अब मुझे उनकी शादी की चिंता सताने लगी। अक्सर रातों को जागकर सोचती थी कि बिना पैसे और सहारे के मैं 5-5 बेटियों की शादी कैसे करूंगी। लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन राजेश ने मुझे बुलाकर कहा, सुनीता, तुम्हारी बड़ी बेटी पूजा अब विवाह योग्य हो गई है। मैंने अपने विश्वसनीय मैनेजर के बेटे के बारे में सोचा है। लड़का पढ़ा लिखा, संस्कारी और अच्छी नौकरी करता है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं आगे बात करूं। मेरी आंखें भर आई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने इन बच्चियों के लिए पिता से बढ़कर फर्ज निभाया है। आपका फैसला मुझे मंजूर है। कुछ ही महीनों बाद पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से पूजा की शादी हुई। राजेश और सविता जी ने कन्यादान से लेकर विदाई तक हर जिम्मेदारी अपने परिवार की तरह निभाई। उन्होंने ऐसा सम्मान दिया कि किसी को ये एहसास तक नहीं हुआ कि पूजा उनकी अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद एक एक करके मेरी बाकी चारों बेटियों की भी अच्छे घरों में शादी हो गई। हर शादी में राजेश और सविता जी माता पिता की तरह साथ खड़े रहे। आज मेरी सभी बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी और सम्मान के साथ जीवन बिता रही हैं। मैं आज भी उसी घर की देखभाल करती हूँ। राजेश और सविता जी जब भी भारत आते हैं सबसे पहले मुझसे और मेरी बेटियों का हाल पूछते हैं। कभी कभी मैं रात को बरामदे में बैठकर अपने बीते हुए दिन याद करती हूँ। वो ठंडी रात याद आती है जब मेरे पति ने मुझे 5 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था। उस समय लगा था कि अब जीवन खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि इंसान चाहे कितने ही दरवाजे बंद कर दे, भगवान अपने बंदों के लिए नए रास्ते जरूर खोल देता है। जिसने मुझे ठुकराया वो कभी सुखी नहीं रह सका, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया, भगवान ने उसके सम्मान और सुख में हमेशा बढ़ोतरी की। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि लालच, धोखा और विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म देर से ही सही लेकिन इंसान को उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए कभी भी मुश्किल समय में हिम्मत मत हारिए, क्योंकि भगवान की बनाई हुई योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो वो कई नए रास्ते खोल देता है। बस विश्वास और सच्चाई का दामन कभी मत छोड़िए।